यस, सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि वी हैव एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। तो एटॉमिसिटी हमारी मेंटेन्ड है, कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन कर ली, ड्यूरेबिलिटी भी हमने मेंटेन कर ली अपने ट्रांजैक्शंस में, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है आइसोलेशन की, कि ये क्या बोलता है कि एट पर्टिकुलर टाइम पे ना एक ट्रांजैक्शन उस डेटा रिसोर्स को यूज में कर सकता है, उसके खत्म होने के बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन उसको यूज में ले सकता है, राइट। आइसोलेशन की प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि उस ट्रांजैक्शन खत्म होगा, उसके बाद ही आपका डेटा रिसोर्स फ्री होगा, डेटा जो भी डेटा रिसोर्स है, लाइक ए हो सकता है, बी, कुछ भी डेटा रिसोर्स हो सकता है, उसके बाद में ही दूसरे ट्रांजैक्शन उसको यूज में ले सकते हैं। ये हमारा आइसोलेशन की प्रॉपर्टी कहती है, राइट। इफ आई कैन समराइज इट, हम बोल रहे हैं कि मेरा एक ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांजैक्शन है T2, ठीक है। इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया है रीड ए, राइट ए, लेट्स से रीड बी, राइट बी। हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कमिट होगा। कमिट और अबॉर्ट का मतलब आई होप सबको क्लियर है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमिट और अबॉर्ट में सिंपल से दो स्टेट्स हैं, कमिट स्टेट एंड अबॉर्ट स्टेट। कमिट स्टेट के साथ में पार्शली कमिटेड स्टेट थी जो कल समझाई थी, एंड अबॉर्ट स्टेट के साथ में फेल्ड स्टेट थी जो अगेन कल समझाई थी, राइट। तो कमिट हो सकता है या अबॉर्ट हो सकता है एटॉमिसिटी। हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कमिट होगा या अबॉर्ट होगा, उसके बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगा। लेट्स से उसके बाद में जो T2 ट्रांजैक्शन है वो ए को यूज में ले सकता है और बी को यूज में ले सकता है, ठीक है, राइट। दिस वी आर गोइंग दिस, ये कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं आइसोलेशन में कि ट्रांजैक्शन अपने डेटा रिसोर्स को यूज में लेंगे एट पर्टिकुलर टाइम, तभी फ्री करेंगे जब वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हो कि ये वाला जो कंसेप्ट है, अगर प्रैक्टिकली हम सोचें तो क्या पॉसिबल है क्या। मान लीजिए कोई रिजर्वेशन करवाना है आपको, रेलवेज डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, तो अगर ये कंसेप्ट हम आइसोलेशन का कंसेप्ट यूज में ले लें, तो एट पर्टिकुलर टाइम एक ही कस्टमर अपना रिजर्वेशन कराएगा, अपना रिजर्वेशन कमिट करेगा, और फिर दूसरा कस्टमर आएगा, दूसरा ट्रांजैक्शन अपना रिजर्वेशन कराएगा, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस तो एक ही है, डेटाबेस में वैल्यूज तो एक ही है, और उन्हीं वैल्यूज को इन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक्सेस करना है ना। तो अलग अलग डेटाबेस की वैल्यूज को अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट करना, लेकिन हमने क्या बोला है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एट पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रांजैक्शन करेगा, उसको खत्म करेगा, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन उसको कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करने बैठ जाएं तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि मैं रेलवेज में अपना क्यू में ही लगी रहूं, है ना। मुझे मान लीजिए कोई टिकट बुक करना है, तो हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे टिकट बुक कर रहे होंगे अपना, तो हम क्यू में ही लगे रहेंगे, हमारा कभी काम किया ही नहीं जा पाएगा, राइट। तो हमने इसका काउंटर निकाला, हमने इस प्रॉब्लम का काउंटर निकाला, कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल। यस, इसका हमने काउंटर टेक्निक निकाली विच इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी चीज है, हम किसी ट्रांजैक्शन के खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पूरी बात को अच्छे से विथ एग्जांपल्स आई एम गोइंग, मैं अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, विथ एग्जांपल्स बताऊंगी। एंड में जब मैं पूछती हूँ कि कोई डाउट है, तब अपने डाउट पूछना, उसके बीच में अपने डाउट्स परसेप्शंस मत क्लियर करना, सिर्फ सुनना, ठीक है। अगेन, क्योंकि कंसेप्ट जो कॉन्ग्रुएंसी के आने वाले हैं और जो इसकी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसको सुनते नहीं है। बेसिकली इजी है बहुत, लेकिन वो उसको सुनते नहीं है, उसको सिर्फ रीड करते हैं। तो रीड वीड मत करना, पहले जो मैं बता रही हूँ विथ एग्जाम्पल, उसको अच्छे से सुनना, समझना, एंड देन अपने प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना माइंड में, एंड देन यू आर फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, राइट, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, हमने क्या किया, सिंपल से अब एक चेंज किया कि हम अपने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कोई भी ऑपरेशंस के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम उस पर्टिकुलर बीच में ही दूसरे ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब हुआ, हमने तो ये बोला था आइसोलेशन प्रॉपर्टी में कि डेटा रिसोर्स दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद तब दूसरे ट्रांजैक्शन के पास तभी जा सकता है जब वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन पूरा अपना ऑपरेशन कर दे, फिर वो उसको फ्री कर दे और दूसरे ट्रांजैक्शन उसको यूज में ले ले, राइट।
हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ ना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा प्रोसेस स्लो ही रहेगा। तो हमने सिंपल इतना सा कंसेप्ट बोला है कि साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर सकते हैं एक डेटा रिसोर्सेज पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पे उस डेटा रिसोर्स को यूज में लें। इसका मतलब ये है हम उस ट्रांजैक्शन के कमिट होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम उस ट्रांजैक्शन की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं कुछ दूसरे टाइम पर, ठीक है, राइट। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सिंपल सा ये है कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझे कॉपी चेक करनी है, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट्स से चलो कम हो गए, 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे डेटा चेक करना है, राइट। तो अब 100 स्टूडेंट अगर मैं ऐसे करके बोलूँ कि पहले एक क्लास कंप्लीट होगी, फिर दूसरी, मान लो 3 क्लासेस हैं, लेट्स से इन दैट वे 3 क्लासेस हैं, एक क्लास है BCA, एक क्लास है BSc IT, ठीक है, और एक ले लीजिए BSc IT और एक ले लीजिए MSc, है ना। मेरे पास 3 क्लासेस हैं और इन तीनों क्लासेस का मुझे डेटा चेक करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं सारे BCA के क्लासेस सारे स्टूडेंट्स का डेटा चेक करूंगी, फिर मैं सब BSc के स्टूडेंट्स का डेटा चेक करूंगी, और फिर लास्ट में मैं सारे के सारे MSc के स्टूडेंट्स का डेटा चेक करूंगी, ठीक है। जब तक BCA का डेटा चेक नहीं हो जाता तब तक मैं BSc का डेटा स्टार्ट नहीं कर सकती, राइट। पहले मैं BSc का ही सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज, असाइनमेंट कॉपीज चेक करने वाली हूँ, फिर मैं BSc की लूंगी और लास्ट में मैं MSc का MSc का कॉपीज को चेक करूंगी, ठीक है। जब तक BCA कंप्लीट नहीं होता मैं BSc स्टार्ट नहीं कर रही, जब तक BSc कंप्लीट नहीं होता मैं MSc स्टार्ट नहीं कर रही, राइट। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ आइसोलेशन। हम यही बोलते हैं कि हम ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर सारे के सारे ऑपरेशंस को ट्रांजैक्शन वाइज करेंगे, कि पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे, उसके बाद तीसरा ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे, अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो भी आप डेटा रिसोर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि MSc के स्टूडेंट्स तो ना इंतजार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि BCA की स्ट्रेंथ है मान लीजिए 200 की स्टूडेंट्स की, BSc की स्ट्रेंथ है मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की, तो MSc वाला तो इंतजार ही करता रहेगा, BSc वाला भी इंतजार करेगा पहले 200 बच्चों का काम हो फिर मेरी नंबर आए, राइट। तो इसका मैंने एक काउंटर क्या निकाल दिया कि मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा अब कि पहले BCA के खत्म ही होने चाहिए फिर BSc स्टार्ट होगी, BSc के सारे स्टूडेंट्स की कॉपी खत्म ही होनी चाहिए फिर MSc की स्टार्ट होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 5 कॉपीज BCA की चेक करी, फिर मैंने 5 कॉपीज BSc की ले ली, फिर मैंने 5 कॉपीज MSc की ले ली, फिर वापस से मैंने 2 कॉपीज BCA की ले ली, फिर वापस से 3 कॉपीज BSc की ले ली एंड वापस से 5 कॉपीज MSc की ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक बैच को मौका मिल रहा है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, राइट, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो BCA का हो, चाहे BSc का हो, चाहे MSc का हो, पर्टिकुलर स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा अपनी कॉपी को चेक करने का, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। जब आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके पास लेट से मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, T2 हो गया एक ट्रांजैक्शन, T3 हो गया, हम बोल रहे हैं कि कुछ स्टेप्स तो हमने T1 की परफॉर्म कर ली, उसके बाद मैंने T2 की परफॉर्म कर ली एक स्टेप, फिर मैंने T3 की परफॉर्म कर ली एक स्टेप, फिर वापस से T1 की परफॉर्म कर ली मैंने एक स्टेप, वापस से देन T2 की परफॉर्म कर ली। इस तरीके से एट पर्टिकुलर टाइम पे तो एक ही स्टेप हो रही है। डोंट गेट कंफ्यूज, कॉन्ग्रुएंसी में हमको ये लगता है कि एट पर्टिकुलर टाइम पे सारी स्टेप्स कर रहे हो, T1 T2 T3, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑपरेशन तो एक ही परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपने ऑपरेशन के टाइम स्लॉट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली सारे के सारे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। T1 को वेट नहीं, T2 ट्रांजैक्शन को वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले पूरा T1 कंप्लीट हो जाए, या T3 ट्रांजैक्शन को वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले T2 ट्रांजैक्शन पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए, वो बीच में भी अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी, राइट। एक कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट को हम अक्सर ना यूजुअली पैरेललिज्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पैरेललिज्म एक अलग कंसेप्ट है, पैरेललिज्म में दोनों ट्रांजैक्शन साथ में ऑपरेट हो रहे हैं, ये हम फॉलो नहीं करते अपने ट्रांजैक्शन में, क्योंकि आइसोलेशन की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से वायलेट हो जाएगी,
राइट। हमने तो ये बोला था कि ए डेटा रिसोर्स को और कोई यूज में ही नहीं ले सकता, है ना। हमने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी भी रह गई और हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एट पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट भी कर दिया। तो लेट सपोज कि मैंने ए को यूज में लिया, पहले प्रोसेस 1 ने, ट्रांजैक्शन 1 ने, फिर अब ट्रांजैक्शन 2 ने बी को यूज में ले लिया, फिर ट्रांजैक्शन 1 ने वापस से ए को यूज में लिया, फिर वापस से ट्रांजैक्शन 2 ने बी को यूज में लिया। तो हम कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइमल्टेनियसली सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंतजार नहीं कर रहा कि कब एक ट्रांजैक्शन खत्म हो और कब, अब अगर अपन इसको देखो सम अप करना चाहें कॉन्ग्रुएंसी को और नॉन कॉन्ग्रुएंसी को, तो देखो सिंपल से ट्रांजैक्शन में अगर मैं बताऊं तो एक सिनेरियो है ये वाला T1 T2, दो ट्रांजैक्शन है। एक हमने बोला एक हो गया RA, एक हो गया WA रीड A, फिर हमने बोला राइट B एंड रीड B। अब इस ट्रांजैक्शन को जब मैं कमिट करूंगी तभी मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कमिट करने के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, दैट इज रीड A, राइट A, रीड B, राइट B। कोई सा भी ऑपरेशंस आप यूज में ले सकते हो। तो दिस इज योर ट्रेडिशनल मेथड, ये आइसोलेशन का मेथड है जो हमारी आइसोलेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि पहला ट्रांजैक्शन सारे डेटा रिसोर्स को यूज में ले ले, वो खत्म हो जाए, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन सारे डेटा रिसोर्स को यूज में ले ले। अब हमने बोला ऐसे तो हम बहुत इंतजार करते रहेंगे, हम इसका काउंटर कर देते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। तो कॉन्ग्रुएंसी में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, एक ट्रांजैक्शन है T1, एक है T2, तो हमने बोला पहले दो ऑपरेशंस T1 परफॉर्म कर लेता है, राइट। फिर हमने बोला कि दूसरे जो दो ऑपरेशंस हैं वो हम कमिट होने से पहले ही दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि आप अब क्या कर ले, T2 ट्रांजैक्शन अपने दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर ले। फिर हमने बोला कि जो बाकी के जो दो रह गए थे इंस्ट्रक्शंस, वो अब तुम वापस से T1 परफॉर्म हो जाए, रीड B राइट B। एंड लास्ट में जो दो इंस्ट्रक्शंस रह गए थे वो वापस से हमारा T2 ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज रीड B राइट B, ठीक है। तो इन दिस मेथड वी कैन से कॉन्ग्रुएंसी कैन हैपन, है ना। मुझे यहाँ पे कमिट नहीं करना पड़ा फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, मैं साइमल्टेनियसली फर्स्ट ट्रांजैक्शन के मैंने कुछ ऑपरेशंस ले लिए, सेकंड के ले लिए, फिर फर्स्ट के ले लिए, फिर सेकंड के लिए, लास्ट में जब सारा काम हो गया मैंने दोनों ट्रांजैक्शन को, अब फाइनली मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया, राइट। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। आई होप कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझ आया होगा। एनीवन जिसको कोई डाउट है कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट में पूछो। चलिए, हाँ जी। तो वैभवी, यस, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, कंटेंट बफर का, डेटाबेस का बफर में आ गया, पूरा ऑपरेशन बफर में होता है जब तक आप उसको कमिट नहीं कर देते। जैसे ही कमिट करते हो बफर का कंटेंट आपका मेन डेटाबेस में कॉपी हो जाता है। यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। अब आती है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है डीबीएमएस ट्रांजैक्शन में। तो सिंपल सा है, एक लाइन में अगर अपन इसको समझे तो व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट at a particular time simultaneously, right? एक पर्टिकुलर टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कितने भी ट्रांजैक्शन आप ले लीजिए, एट पर्टिकुलर टाइम पे पहले वाले को कमिट या अबॉर्ट होने का इंतजार नहीं करना है। एक ऑपरेशन मैंने इससे कराया, दूसरा ऑपरेशन T2 से कराया, थर्ड ऑपरेशन हमने इससे करा लिया एंड फोर्थ ऑपरेशन हमने वापस से T4 से करा लिया। तो ये होते हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। किसी को किसी के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, एट पर्टिकुलर टाइम पे सारे के सारे स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पैरेललिज्म अलग चीज है, पैरेललिज्म के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका रीड ए ऑपरेशन T1 में भी चल रहा है और रीड ए ऑपरेशन T2 में भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये तो पक्का से नहीं होने वाला है। ट्रांजैक्शन का ये तो मेजर रूल है हमारा, राइट। एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इन चार को तो रूल को हमको वायलेट करना ही नहीं है,
राइट। हमने आइसोलेशन का रूल कहता है कि एक पर्टिकुलर डेटा रिसोर्स को एक ट्रांजैक्शन यूज में ले सकता है, ये हमने सस्टेन किया, लेकिन हमने बस कमिट होने का इंतजार नहीं किया। तो पैरेललिज्म तो ये होता है, ये नहीं कर रहे हैं हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज एट पर्टिकुलर टाइम पे ए यूज में ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन ए को यूज में ले रहा है, उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन ए को यूज में ले रहा है, फिर वापस से सेकंड यूज में ले रहा है एक, और वापस से फर्स्ट यूज में ले रहा है। अलग अलग टाइम स्लॉट्स में कॉन्ग्रुएंसी होगी, लेकिन सारे के सारे एट पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो दिस इज सिंपली कॉन्ग्रुएंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को यूज में क्यों लेना है, राइट। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस वी कैन से कि कॉन्ग्रुएंसी क्यों यूज में ली जानी चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज आपका वेटिंग टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि आपके ऐसे अगर हम इस तरीके से ऑपरेट करें कि पहले T1 अपने ऑपरेशंस करे, कमिट करे, फिर T2 अपने ऑपरेशंस करे, कमिट करे, फिर T3 अपने ऑपरेशंस करे सारे के सारे और कमिट करे, तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम लग रहा है। T3 जो है वो इतना ज़्यादा टाइम तक वेट ही कर रहा है अपने प्रोसेसिंग के लिए, है ना। हमने क्या किया, हमने वेटिंग टाइम कम कर दिया। हम बिल्कुल मिनिमाइज तो कर नहीं सकते, वेटिंग टाइम तो रहेगा ही, प्रोसेसिंग है तो वेटिंग टाइम तो रहेगा ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट्स इट, है ना। यहाँ पे कमिट होने का टाइम भले ही इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, राइट। बफर ओवरराइट हो जाएगी क्योंकि बफर टेम्परेरी में तो ऐसे हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। बिल्कुल चरण जी, बिल्कुल सही कंसेप्ट आप पकड़ रहे हो कि इस तरीके से तो हमारा कंटेंट बफर में रहेगा, और अगर आपका बफर में रहेगा, कोई कमिट नहीं करेगा, तो बफर में तो डेटा हम ट्रांसफर करते जाएंगे तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डेटा लॉस हो जाए, डेटा ओवरराइड हो जाए। तो यही सारी प्रॉब्लम्स अपन को डिस्कस करनी है और इनके सोल्यूशंस डिस्कस करने हैं। पॉसिबली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हो रही है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, है ना। लेकिन हम इसके वही चीज है ना कि इसके बिना भी नहीं जी सकते और इसके साथ जीना ही है, वो वाली चीज है, राइट। कॉन्ग्रुएंसी के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है। अगर आप साइमल्टेनियसली सारे ट्रांजैक्शन को रन नहीं करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे अनलिमिटेड टाइम तक। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम्स एसोसिएट होंगी, जिन प्रॉब्लम्स को मुझे ओवरकम करना है, जिन प्रॉब्लम्स को DBMS ऑटोमेटिकली किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हटाता है, कि उन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉब्लम्स ही है। अपन वाई कॉन्ग्रुएंसी के बाद प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आकर हो सकती हैं और किस तरीके से उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि ऐसे तो बफर और ये वो सही चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स वही पढ़ने वाले हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो आ जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्यों जरूरी है। पहले देखो कि कॉन्ग्रुएंसी जरूरी क्यों है, कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। इट्स लाइक वाटर, है ना, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो हो गई वेटिंग टाइम, बहुत कम करता है हमारा वेटिंग टाइम, हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट कंसेप्ट हो सकता है हमारा, अरे रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म रिस्पॉन्स टाइम? क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम? तो देखो, रिस्पॉन्स टाइम होता है जब भी कोई रिक्वेस्ट आपकी जब भी कोई आपकी रिक्वेस्ट सीपीयू के पास जाती है, तो सीपीयू उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, आई एम अगेन वापस से रिपीट कर देती हूँ। रिस्पॉन्स टाइम क्या हो रहा है कि जब भी कोई प्रोसेस, लेट से मुझे एक राइट ऑपरेशन लगाना है ए डेटा पे, राइट, ये मेरा प्रोसेस जाएगा, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जाएगी मेरी सीपीयू के पास में। अब रिक्वेस्ट चली गई सीपीयू के पास में, अब जरूरी थोड़ी है कि सीपीयू आइडली बैठा है, सीपीयू के पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। तो आपका सीपीयू उस रिक्वेस्ट को करने में कितना टाइम लेता है इज नोन एज इट्स रिस्पॉन्स टाइम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी पूरा ये डिटेल में पढ़ोगे, राइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या सिंपल, क्या हमारा सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करने में कितना टाइम लेता है इज योर रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि आपने मेरे को कॉपीज चेक करने के लिए दी, अब मैं कितना टाइम ले रही हूँ उस कॉपी को चेक करके आपको देने में। ठीक है, आपने मुझे आज कॉपी दी है और मेरे पास बहुत सारी कॉपीज हैं, 100 स्टूडेंट की मेरे पास कॉपीज हैं, तो मैं कितना टाइम ले रही हूँ, मैक्सिमम 1 डे और 2 डे, उस आपकी कॉपी को वापस से चेक करके आपको देने में। आई एम योर सीपीयू,
राइट। तो सीपीयू रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ये समझ आ गया होगा, प्रोसेस को कितना टाइम लेता है सीपीयू एग्जीक्यूट करने में, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ना हमारे हर प्रोसेस का, हर इंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो गया, है ना। ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम, जैसे मान लीजिए 3 दिन, तो बुरी बात है ना, मैं 3 दिन आपकी कॉपी को चेक करने में ले रही हूँ और मैंने आधे दिन में ही आपकी कॉपी को चेक करके दे दिया, तो सही है, रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से अलग अलग ट्रांजैक्शन जो हैं वो सेम टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। T2 ट्रांजैक्शन को भी रीड करने को मिल जाएगा, T3 ट्रांजैक्शन को भी रीड करने को मिल जाएगा और T1 ट्रांजैक्शन को भी रीड करने को मिल जाएगा। तो T2 को ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। T3 को अगेन ज़्यादा देर तक उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, अगेन उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, राइट। तो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हमारा वेटिंग टाइम भी कम होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम हो जाता है, वेट भी कम करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग भी जल्दी जल्दी होगी, है ना। अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग प्रोसेस का डेटा मिल जाएगा, राइट। हाँ वैभव, मैं आपका एंड में ले एक क्वेश्चन, पहले सारा अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। यस, थर्ड है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, देखो सिंपल सी चीज है कि आपका डेटा है ए, है ना। अब ए को डेटा है ए, अब ए को एट पर्टिकुलर टाइम पे T1 भी यूज में ले रहा है, कुछ देर बाद दूसरा ट्रांजैक्शन यूज में ले रहा है और कुछ देर बाद थर्ड ट्रांजैक्शन यूज में ले रहा है एंड सो ऑन, है ना। इससे हमारे ये जो रिसोर्सेज है ना इनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, इस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा कि इनको ना ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन को अपने अपने रिसोर्स अपने अपने यूटिलाइज करते चले जाएंगे, हर ट्रांजैक्शन रिसोर्स को यूटिलाइज करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए को पूरी तरीके से T1 ने यूज़ कर लिया, फिर जो डिग्रेडेड रिसोर्स आया है वो T2 के पास आया, फिर T2 ने पूरी तरीके से उसको यूज़ में ले लिया, फिर डिग्रेडेड आपका T3 के पास आया, राइट। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है जिस पे प्रोसेस करना है डेटा, जिसको भी आपको प्रोसेस करना है, वो डेटा आपका तीनों ट्रांजैक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम, इस तरीके से नहीं होगा, राइट। वही चीज़ है जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं कि कोई भी चॉकलेट आ रही है, कोई भी सामान आ रहा है घर में, तो सब सिबलिंग्स में इक्वली हम वो सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उस रिसोर्स को इक्वली हर सिबलिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़े वाले को ज़्यादा दे दिया, छोटे वाले को दिया ही नहीं, राइट। तो उस चीज में क्या होगा, रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है हमारा, सिंपल सी चीज है। और इस केस में कॉन्ग्रुएंसी के साथ में हमारा सारा का सारा रिसोर्स इसको भी प्रोवाइड कर रहे हो, T2 को भी कर रहे हो, T3 को भी कर रहे हो, तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज, वेटिंग टाइम डिक्रीज, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका इंक्रीज हो गया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, रिस्पॉन्स टाइम आपका कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम आपका कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पूरे डेटाबेस की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस, राइट। वी कैन से, अगर हम वन लाइन में एफिशिएंसी को समझना चाहें तो इट इज़ नथिंग बट इट्स परफॉर्मेंस, कि आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, राइट। तो हमारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है, डेटाबेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेटिंग टाइम कम हो गया है, परफॉर्मेंस इंक्रीज, रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, परफॉर्मेंस इंक्रीज, रिसोर्सेज भी सबको इंडिविजुअली मिल रहे हैं, आपको पर्टिकुलर तरीके से मिल रहे हैं, किसी को डिग्रेडेड रिसोर्स नहीं मिल रहा, हमेशा सबको हर ट्रांजैक्शन को इक्वल रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो परफॉर्मेंस उसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हमारे ट्रांजैक्शन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई, राइट। फोर्थ पॉइंट कैन बी नो ब्लॉकिंग एंड ओवरहेड्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। कोई भी आपको ब्लॉकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन लेते, दूसरा ट्रांजैक्शन एंड थर्ड, तो पहले ये वाला ट्रांजैक्शन होता, T2 ट्रांजैक्शन वेट ही करता रहेगा कि कब T1 फ्री कमिट करे और हम
अपना ट्रांजैक्शन रन करें, ठीक है। तो फिर कमिट करते ही ये ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है, अब T3 वेट कर रहा है और इसके बाद वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है वो वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ओवरहेड्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। वेयर एज अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी करती हूँ अपने प्रोसेस में, हर ट्रांजैक्शन को थोड़ा थोड़ा हम शेयरिंग करते हैं कि तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तो बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स क्रिएट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होगा हमारे पास, बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग नहीं क्रिएट होगी। हम क्या करेंगे, हम सबको थोड़ा टाइम स्लॉट देते हैं हर ट्रांजैक्शन को कि तुम थोड़ा ये कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, एंड सो ऑन, राइट। उससे क्या फायदा होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा हमारे पास, ओवरहेड्स क्रिएट नहीं होंगे, हम सारा का सारा कंटेंट जो है वो शेयरिंग की टेक्निक में, शेयरिंग के फैशन में कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ठीक है, एक और पॉइंट है नो कैस्केड रोलबैक्स। टाइम है क्या हमारे पास? हाँ चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक और है नो कैस्केड रोलबैक्स। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ना, आपकी मान लीजिए कि ट्रांजैक्शंस हैं, अगर नॉर्मल फैशन में काम करें तो T1 T2 एंड T3, मान लीजिए इसने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करे और ये फेल हो गया, राइट, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक करना है। फिर क्या करा, इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है, दूसरे ट्रांजैक्शन ने अपने ऑपरेशन, क्योंकि T1 कंप्लीट हो गया है तो T2 अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकता है। इस ट्रांजैक्शन ने अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया और ये भी फेल हो गया, लेट सपोज, ठीक है, सपोज ही कर रहे हैं अपन, तो इसको भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा, राइट। ये ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया तो आपका T3 स्टार्ट हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन भी फेल हो गया तो इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो आपके पास कितने रोल बैक्स करने के लिए आ गए, एक फर्स्ट रोल बैक, सेकेंड ट्रांजैक्शन का रोल बैक, थर्ड ट्रांजैक्शन का रोल बैक, अभी तो ये 3 ही है। अगर हम 100,000 ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं एट पर्टिकुलर टाइम पे, एक के बाद एक के बाद एक, तो हमको सोचिए कितने सारे रोल बैक्स, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं तो कितने सारे रोल बैक एक के बाद एक करने पड़ेंगे, राइट। तो वी कैन कैस्केड मतलब ऑन लूप, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि कितने सारे हमको कैस्केडिंग रोल बैक्स हमारे लाइन में आ जाएंगे और हमको कितने सारे रोल बैक्स को परफॉर्म करना पड़ेगा एक के बाद एक, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एट पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ रोल बैक कर दिया जाएगा। किस तरीके से, वो अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स में। यस, नाउ